हर साल प्रेगनेंसी में टाइम से पहले पैदा होने वाले बच्चे सिर्फ एक वायरस की वजह से जिंदा नहीं बच पाते और वो वायरस है हेपेटाइटिस ई। इस वीडियो में हम समझेंगे हेपेटाइटिस ई वायरस प्रेगनेंसी में इतना सीवियर या फिर इतना डेंजरस क्यों होता है और कैसे माँ और बच्चे दोनों को सेफ रखा जा सकता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जुनैद यूनिक मेडिकल। सबसे पहले हेपेटाइटिस ई वायरस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हेपेटाइटिस ई वायरस नॉर्मली इतना खतरनाक नहीं है, ये कुछ ही हफ्तों या फिर महीनों में ठीक हो जाता है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करता है। अब सवाल ये आता है कि जब ये खतरनाक नहीं है तो प्रेगनेंसी के लास्ट 3 महीनों में ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करता है। लेकिन ये वायरस सिर्फ नॉर्मल पॉपुलेशन, जो नॉर्मल लोग हैं उनके अंदर ज्यादा खतरनाक नहीं है, उनके लिए ज्यादा सीवियर नहीं है। अगर ये प्रेगनेंसी के लास्ट 3 महीनों में किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन को लग जाए तो उसके लिए जानलेवा भी हो सकता है, उसके बच्चे की भी जान ले सकता है। और ना जाने कितने केसों में बच्चेदानी के अंदर बच्चों की मौत भी हो जाती है, या फिर टाइम से पहले डिलीवरी हो जाती है, या फिर खुद ही एबॉर्शन हो जाता है, जिसे मिसकैरेज भी कह सकते हैं मेडिकल टर्म में। क्यों होता है, कैसे होता है, किस तरीके से सेफ रखा जा सकता है, इन सारे क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में आपको मिलेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहना और आप पूरी वीडियो जरूर देखना, जिससे आप और आपके बच्चे बिल्कुल सेफ रहें, प्रेगनेंसी के टाइम पर भी और प्रेगनेंसी के बाद भी। जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी 20 से 25% हो जाती है, यानी प्रेग्नेंट वुमेन में जब ये वायरस लग जाता है तो उनमें से 20 से 25 औरतों की मौत भी चली जाती है। और ना जाने कितने बच्चे वायरस के साथ में पैदा हो गए और उसके बाद में कुछ टाइम के बाद ही उनकी मौत हो गई, जिनके आंतों के अंदर, इंटेस्टाइन में, स्प्लीन और किडनी के अंदर ये वायरस पाया गया है, क्योंकि माँ से बच्चे को भी वायरस चला जाता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये हेपेटाइटिस ई वायरस प्रेगनेंसी के टाइम पर ही क्यों इतना डेंजरस होता है और लास्ट के 3 महीने में ही क्यों होता है। सब चीज समझेंगे, क्योंकि जब कोई भी कपल प्रेगनेंसी का प्लान करता है, बेबी प्लानिंग करता है या प्रेग्नेंट वुमेन है, उसकी बॉडी के अंदर नेचुरली तरीके से, यानी खुद ही बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है, वो सिस्टम है ये जो बॉडी को बाहर की चीजों से, इन्फेक्शन वगैरह से बॉडी को बचा के रखता है। बॉडी खुद ही इम्यून सिस्टम को कमजोर करती है और खासकर इम्यून सिस्टम में टी सेल होते हैं उनको कम कर देती है, वो कम एक्टिव हो जाते हैं, जिस वजह से बाहर से अगर इन्फेक्शन बॉडी के अंदर लग जाता है तो उसके अगेंस्ट कोई काम करने वाला नहीं होता है, यानी उस वायरस को रोकने वाला कोई नहीं होता है बॉडी में। वो अपनी मर्जी से फुल तरीके से अपनी पावर को इंक्रीज करने लगता है। इसकी वजह से ये वायरस और ज्यादा हैवी हो जाता है, पावरफुल हो जाता है। ठीक है, बॉडी इम्यून सिस्टम को इसलिए कमजोर करती है ताकि जो बच्चा बच्चेदानी के अंदर आकर रहने वाला है, इम्प्लांटेशन होने वाला है, उसके लिए वो इम्यून सिस्टम उस बच्चे को बाहर की चीज समझकर उस पर अटैक ना कर दे, नहीं तो मिसकैरेज हो जाएगा, बच्चा गिर जाएगा, बच्चा वहां पे डेवलप नहीं कर सकता, ग्रोथ नहीं हो सकती। एक ये वजह है। दूसरी, हार्मोनल चेंजेस की वजह से प्रेगनेंसी के टाइम पर कुछ ऐसे हार्मोन बनने लगते हैं बॉडी के अंदर जो बच्चे के लिए बहुत जरूरी होते हैं और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, जैसे कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये 2 हार्मोन हैं जो प्रेगनेंसी के टाइम पर सिक्रीट होने लगते हैं, बॉडी से बनने लगते हैं। शुरू में कम बनते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है इसी तरीके से ये भी बढ़ने लगते हैं। इनकी वजह से भी इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। वही चीज सेम अगेन यहाँ पर अप्लाई होती है। फिर से वायरस के लिए अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है, अच्छी जगह मिल जाती है, उसको कोई टोकने वाला नहीं होता बॉडी के अंदर कि तू क्या कर रहा है। वो अपनी मर्जी से आकर अपनी क्वांटिटी बढ़ाता है, रेप्लिकेशन करता है, पावरफुल हो जाता है, फिर वो लिवर पे अटैक करता है और काफी केसेस में प्लेसेंटा के पास तक भी चले जाता है। प्लेसेंटा वो है जिसका बच्चे और माँ के बीच में कनेक्शन होता है। ठीक है, मैंने 2 वजह बता दी। अभी तीसरी बात समझिए। एंटीवायरल रेस्पॉन्स बॉडी का नेचुरल एंटीवायरल रेस्पॉन्स होता है। ये वो रेस्पॉन्स है जो बॉडी खुद के अंदर से एक इंटरफेरॉन रिलीज करती है जब बाहर से कोई वायरस बॉडी के अंदर चला जाता है। प्रेगनेंसी के टाइम पर ये जो इंटरफेरॉन एंटीवायरल रेस्पॉन्स है नेचुरली, ये भी रिलीज होना कम हो जाता है, ये वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से उसको फिर से और अच्छी पावर मिल जाती है, उसके अगेंस्ट कोई काम करने वाला नहीं होता है, इसलिए वो फिर से और ज़्यादा सीरियस हो जाता है, डेंजर हो जाता है। ये चीज़ आप याद रखना। लास्ट के 3 महीनों में प्रेगनेंसी में वायरस इसलिए ज़्यादा पावरफुल हो जाता है क्योंकि हार्मोन सिस्टम चेंज होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोन बढ़ते हैं और इम्यून रेस्पॉन्स कमजोर हो जाता है। बॉडी से एंटीवायरल रेस्पॉन्स जो इंटरफेरॉन होता है वो कमजोर हो जाता है
सब तरीके से वायरल इन्फेक्शन के आगे कोई काम करने वाला नहीं होता है, उसको टोकने वाला नहीं होता है। इसलिए वायरस ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और थोड़ा सा समझते हैं कि ये इन्फेक्शन फैलता क्यों है, ये वायरस क्यों फैलता है। क्योंकि कॉन्टामिनेटेड फूड और खाने की वजह से फैलता है। ज़्यादातर ये फीकल ओरल रूट्स यानी मुंह के द्वारा अगर कोई इन्फेक्टेड चीज खा ली जाए तो वायरस उस खाने पीने के साथ में अंदर चला जाता है। अब ये समझते हैं कि कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं। अगर किसी प्रेग्नेंट औरत को ये लग जाए तो माँ और बच्चे दोनों के लिए क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जिसका सामना करना पड़ सकता है कभी कभी। और ना जाने हर साल कितनी प्रेग्नेंट लेडीज इसका सामना करती हैं और उसका नुकसान उनको और उनके बच्चे को उठाना पड़ता है। देखो, इसमें सबसे मुश्किल बात तो एक ये है कि फुलमिनेंट हेपेटाइटिस हो जाता है। फुलमिनेंट हेपेटाइटिस वो है यानी एक्यूट लिवर फेलियर हो जाता है। इसमें लिवर अपना काम करना बंद करने लगता है, प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है। और लिवर जब काम करना बंद कर देता है तो प्रेगनेंसी में बहुत मुश्किलें हो सकती हैं, ब्लीडिंग भी हो सकती है। जैसे कि अभी पहले बताया कि मैटरनल मोर्टेलिटी मेडिकल टर्म में बोलते हैं, आम भाषा में इसको गर्भवती महिला की मौत के जो चांसेस होते हैं वो 20 से 25% बढ़ जाते हैं। प्री मैच्योर डिलीवरी मतलब टाइम से पहले ही बच्चा पैदा हो जाना। अब उस कंडीशन में बच्चा कमजोर भी हो सकता है। स्टिल बर्थ, कभी कभी बच्चेदानी के अंदर ही बच्चे की मौत भी हो जाती है। कुछ केसेस में अगर बच्चे वायरस के साथ में पैदा हो जाते हैं तो उनकी कुछ हफ्ते या फिर महीनों के बाद मौत हो जाती है। पीपीएच हो सकता है, पोस्ट पार्टम हेमरेज, यानी डिलीवरी के बाद में वजाइना के थ्रू बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। उस ब्लीडिंग को रोकना बहुत मुश्किल होता है। मिसकैरेज हो सकता है, जिसको नॉर्मल भाषा में बच्चा गिरना भी कहते हैं। खुद ही बच्चा गिर जाता है। एक सबसे प्रॉब्लम वाली बात, वर्टिकल ट्रांसमिशन भी हो सकता है। देखो, वर्टिकल ट्रांसमिशन वो है, माँ को वायरस है, बच्चा माँ के बच्चेदानी के अंदर है, उन दोनों के बीच में प्लेसेंटा का बैरियर होता है। माँ से वायरस प्लेसेंटा के पास तक चला जाता है, वहाँ रेप्लिकेट ज़्यादा करने लगता है। लेट टाइम पर उसके रेप्लिकेशन ज़्यादा करने की वजह से वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे के पास तक चला जाता है, फिर बच्चे में भी वायरस चला जाता है, जिसकी वजह से बच्चे की डेथ हो जाती है। कुछ केसेस में अगर पैदा हो गया तो वो पैदा होने के बाद हफ्ते या फिर महीने के अंदर मर जाता है। जब ये वायरस होता है तो कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं जिनको पहचान कर आइडिया लगाया जा सकता है कि हाँ, इसको ये बीमारी हो रही है या फिर इसके लक्षण हैं। जैसे कि नोजिया, उल्टी जैसा मन लगता है, वॉमिटिंग जिसमें उल्टियाँ आ जाती हैं, इचिंग होती है, खुजली होती है शरीर पर, जॉइंटिस, आँखें और स्किन पीली हो जाती है, भूख नहीं लगती है, डार्क यूरिन यानी पेशाब हल्का काला और रेडिश टाइप होता है, पेल स्टूल आ सकता है, वॉशरूम जो है येलो कलर का आता है, पीले कलर का। अब बात करते हैं इसको डायग्नोस करने के लिए किस तरीके से इसको पहचान सकते हैं कि हाँ वायरस है प्रेगनेंसी में, ताकि सेफ रहा जा सके। इसको कंफर्म करने के लिए एक टेस्ट आता है हेपेटाइटिस ई वी, आईजीएम और आईजीजी, दो तरीके से, यानी नया और पुराना कौन सी कंडीशन है। सीरोलॉजिकल टेस्ट आते हैं बिल्कुल कंफर्म करने के लिए। प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अगर टेस्ट करवा लिया जाए तो बच्चे और माँ दोनों के लिए सेफ्टी होती है। अब समझिए कि इस बीमारी से किस तरीके से बचा जा सकता है जिससे कि प्रेगनेंसी के टाइम पर ये वायरस लगे ही ना। देखो, इम्प्रूविंग सैनिटरी कंडीशन, ये वो कंडीशन है जो पैड वगैरह लेडीज यूज करती हैं उनको क्लीन यूज करना चाहिए। गंदे कपड़े यूज करती हैं, जो नॉर्मल कपड़े होते हैं काट पीट के यूज करती हैं, वो चीज़ गलत है। उससे इन्फेक्शन, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन बहुत जल्दी लगने के चांसेस होते हैं, और खासकर लेडीज के केस में। सेफ ड्रिंकिंग वाटर और गुड हाइजीन, अच्छे से साफ सफाई का रखना। कोई भी कॉन्टामिनेटेड फूड या वाटर है जिस पर डाउट है, शक है, साफ नहीं है, उसको ना खाएं। और सबसे मेन, रेगुलर एंटीनेटल चेकअप। ये वो चेकअप है जो प्रेगनेंसी के टाइम पर माँ और बच्चे की सेफ्टी के लिए डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रहा जाता है, जिसमें माँ के लिए वाइटल साइन चेक किए जाते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, एलएफटी लीवर के लिए जांचें होती हैं, केएफटी किडनी के लिए जांचें होती हैं, और कुछ ब्लड की बेसिक जांचें होती हैं जैसे कि सीबीसी। इनसे इन्फेक्शन का पता लगाया जाता है, ऑर्गन अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसका पता चल जाता है। प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने से पहले या होने से पहले ही समझ लिया जाता है। बेबी के लिए फीटल हार्ट रेट, बच्चे की जो दिल की धड़कन चेक करना, और ग्रोथ मॉनिटरिंग कि बच्चा अंदर अच्छे से डेवलप हो रहा है या नहीं। अल्ट्रासाउंड भी हर 3 महीने पे कराना बेटर रहता है। डॉक्टर के सुपरविजन में रहो, डॉक्टर से कांटेक्ट करते रहो जरूरत पड़ने पर, बिना जरूरत के भी बीच बीच में। 2 टेस्ट हो रहे हैं, HbSAg और anti-HEV। ये टेस्ट रूटीनली प्रेगनेंसी के दौरान इस वायरस को डायग्नोस करने के लिए नहीं कराया जाता है, यानी कंफर्म करने के लिए, लेकिन हाँ करा सकते हैं इसको, और बीमारियां ना हो इसको भी करा सकते हैं। ये भी वायरस है जिससे कि एक्स्ट्रा सेफ्टी रहे।
बाकी जैसे अभी पहले बताया कि अगर डाउट है, सस्पेक्ट है लेडीज की वायरस हो सकता है, तो उसके लिए HEV, IgM और IgG सीरोलॉजी टेस्ट करवा लेते हैं। अब सबसे मेन बात के बारे में समझिए, इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि इलाज किस तरीके से किया जाता है। देखो, सबसे पहली बात तो प्रेगनेंसी के टाइम पर लास्ट के 3 महीनों में अगर किसी लेडीज को ये वायरस लग जाए तो कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल मेडिकेशन नहीं है, यानी इस वायरस के लिए कोई खाने वाली दवाइयाँ नहीं हैं। और बहुत सारी दवाइयों का इसलिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पर, जैसे कि रिवावरिन एंटीवायरल मेडिसिन है, और ऐसी ही बहुत सारी मेडिसिन का इसलिए यूज़ नहीं करते हैं। किस वजह से? ट्रेटोजेनिक इफेक्ट की वजह से। ट्रेटोजेनिक इफेक्ट एक मेडिकल टर्म है जो का मतलब ये है कि कुछ दवाइयों की वजह से माँ और बच्चे के लिए खतरा होता है, खासकर बच्चे के लिए। जब माँ मेडिसिन खाती है तो वो मेडिसिन बच्चे के पास तक जाकर बच्चे को नुकसान पहुंचाती है, जिसकी वजह से बच्चे डिफेक्टिव पैदा हो सकते हैं, और इस वायरस की वजह से भी डिफेक्टिव पैदा हो सकते हैं। किसी का होंठ कटा हुआ आता है, यहाँ से आपने काफ़ी देखा होगा, और किसी का सर का साइज, हेड का साइज जो है बड़ा या छोटा होता है, कोई हाथ पैर छोटा होता है, किसी बॉडी के पार्ट में कमी होती है, ठीक है। इसलिए भी बहुत सारी दवाइयों का अवॉइड किया जाता है। इसमें जो है सपोर्टिव थेरेपी मेन स्टे है, यानी सपोर्टिव थेरेपी मेन स्टे वो है कि सपोर्ट करना उसको फिजिकली, मेंटली, और साफ सफाई का, अच्छा खाना पीना और इंटेंसिव मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड होती है। ये वो है जिसमें माँ और बच्चे को क्लोजली ऑब्जर्व किया जाता है, बहुत ख्याल रखा जाता है। जैसे कि माँ के लिए ब्लड प्रेशर चेक करना है, पल्स रेट है, सेचुरेशन है, कुछ ब्लड की जांचें हैं, लीवर और किडनी का स्टेटस चेक करते रहना है कि वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जिससे पहले ही आइडिया लगाया जा सकते हैं। अभी पहले बताया, सेम वही चीज़ है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो काफ़ी समझ में आएगा और काफ़ी हेल्प होगी आपके और आपके बच्चे के लिए भी। बच्चे की सेफ्टी के लिए भी कुछ स्टेप किए जाते हैं, जैसे कि CTG एक टेस्ट आता है, ये कार्डियोटोकोग्राफी है। इसमें माँ के पेट के द्वारा एक बेल्ट लगाकर बच्चे की जो है धड़कन का पता लगाया जाता है। और पहले ही कुछ केसेस में जो फीटस हैं बच्चेदानी के अंदर डिस्ट्रेस हो जाते हैं, दब जाते हैं किसी प्रेशर की वजह से, तो उसका पहले पता लगाया जाता है कि बच्चा बच्चेदानी के अंदर दब तो नहीं गया, डिस्ट्रेस तो नहीं हो गया। उस केसेस में भी बच्चों की मौत हो जाती है। बाकी सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट दिया जाता है, जैसे कि अगर वॉमिटिंग हो रही है तो डॉक्टर उल्टी के लिए दवाई देंगे, कौन सी बेटर है उस हिसाब से। मैं अभी यहाँ पर ओपनली नहीं बोल सकता मेडिसिन, लेकिन हाँ, अगर आप चाहोगे तो मेडिसिन के बारे में भी मैं अच्छी तरीके से समझा दूंगा किसी और वीडियो में। फीवर है तो फीवर के लिए दिया जाता है, फीवर के लिए मेडिसिन दी जाती है। पेन है तो पेन के लिए नॉर्मल मेडिसिन देकर काम चलाया जाता है। और अगर अनफॉर्चुनेटली या फिर बाई चांस लीवर फेलियर हो गया है वायरस की वजह से प्रेगनेंसी के टाइम पर, जो कि सबसे बड़ा मेन कॉम्प्लिकेशन है और ये मैक्सिमम हो जाता है, और इस वजह से काफ़ी प्रेग्नेंट लेडीज़ की मौत भी हो जाती है, तो उस केसेस में क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ये वो चीज़ है, देखो, प्रेग्नेंट लेडीज़ का एक डॉक्टर मिलकर इलाज नहीं करता है, इसमें काफ़ी हेल्थ केयर प्रोफेशनल आते हैं, जैसे कि ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनिकोलॉजिस्ट, फिजिशियन, लीवर के स्पेशल डॉक्टर और न्यूनेटोलॉजिस्ट जो बच्चों के स्पेशल डॉक्टर होते हैं, या फिर ICU टीम मिलकर, ये सारे लोग मिलकर एक प्रेग्नेंट लेडीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं प्रॉपर तरीके से, ताकि सब अपना अपना काम प्रॉपर तरीके से कर सकें और माँ और बच्चे की सेफ्टी बहुत अच्छी रहे। दोस्तों, ये हमने कवर किया था कि हेपेटाइटिस E वायरस प्रेगनेंसी के अंदर क्यों इतना रिस्की है, और बहुत सिंपल तरीके से समझाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और शेयर कर लें। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लें, ताकि आने वाले और वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।